नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 7 विषय हिंदी, गद्य 4 देश के नाम संदेश। विद्यार्थी मित्रों, हमने पत्र के बारे में जाना है। यहाँ पर अपनी बात भेजने का एक अन्य माध्यम है। ईमेल इसकी बात है। यहाँ हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिक को ईमेल किया था, जिससे देशवासियों में देश भावना, कर्तव्य पालन का भाव विकसित हो और सब अपने देश को दिल से प्यार करें। पत्र यहाँ से भेजा गया है। मातृछाया ऊंची सेरी, गांव मिसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पता वहीं तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित करना यानी कि भेजना। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ, तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। निकम्मी यानी कि जो किसी काम की ना हो। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई है। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है। उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। आपको उनके भूमिगत यानी कि अज्ञात संपर्क यानी कि मिलजुल पर रक्ष यानी कि ईर्ष्या महसूस होता है। महसूस होना यानी कि अनुभव होना। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तरकबीन 7 रुपये भुगतान करते हैं। भुगतान करना यानी कि देना। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित यानी कि निश्चित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। टिकट पंच कराना यानी कि टिकट को पंच कराना और उसके अनुसार अधिक पैसे देना। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं है, कहते हैं क्या? दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद यानी कि यह मुसलमानों का एक मजहबी कर्तव्य है। मैं बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाते की हिमाकत यानी कि मूर्खता नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो यानी कि जापान की राजधानी और सबसे बड़ा नगर में आप सड़कों पर पान की पीके क्यों नहीं थूकते? बोस्टन यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य की राजधानी में आप जाली यानी कि नकली
योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज़ के पूंजे यानी के टुकड़ा उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं, तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त यानी के कमिश्नर तिनाइकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वहीं लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी जादू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा, और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? राष्ट्रपति ने मिसाल यानी कि उदाहरण दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारी भी वहीं उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श यानी कि जमीन पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की कूड़ेदान यानी कि कचरे का डिब्बा जहमत यानी कि तकलीफ तक नहीं उठाएंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत यानी कि मुख्य समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इनका उल्टा करते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा? राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे, व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन मैं और आप कतई नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खादी चले जाएंगे, और जब खादी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप भाग करेंगे। फिर भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथ गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत है तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र किरण। जब हम भाषा की विशेषता की बात करते हैं तो भाषा में कई प्रकार के ऐसे प्रयोग देखने को मिलते हैं जिससे बड़ी बात एक ही उदाहरण से कही जाती है।
कहावतें भी इसी प्रकार का माध्यम में अगर आप किसी को कोई बात सीधी तरह से नहीं कह सकते, वहाँ कहावत का उपयोग यथार्थ होता है। आइए ऐसी ही कुछ कहावत को उदाहरण के साथ समझते हैं। पहला है, एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। यदि दो महत्वाकांक्षी लीडर एक ही पार्टी में रहेंगे तो सदा टकराव की स्थिति रहेगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। दूसरा, खुदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक मेहनत लाभ कम। ज़्यादा मुनाफे के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, पर पूरे साल में उसको नाम मात्र का ही मुनाफा हुआ। इसी को कहते हैं खुदा पहाड़ निकली चूहिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि शक्तिशाली की ही जीत होती है। सेठ जी ने अपने निर्दोष नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस।